नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइड जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में मैं आपका दोस्त संजय आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी पिछले कुछ दिनों से क्लासेस चल रही हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन की। और दोस्तों, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन में हम जो नियम हमको मालूम होना चाहिए, जो टेबल्स हमको मालूम होना चाहिए, वो सब पढ़ चुके हैं। और पिछली वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा था कि एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलाव किया जाता है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास में हम कुछ और उदाहरण लेने वाले हैं। विशेषकर हम डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को देखेंगे कि कभी कभी आपके सेंटेंसेस में डबल ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो ऐसे डबल ऑब्जेक्ट के रूप में हम किसको ऑब्जेक्ट माने और किसको ऑब्जेक्ट नहीं माने, ये समस्या आ जाती है, क्योंकि हमको उसमें एक को ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है और दूसरे को हमको फिर अदर वर्ड्स के रूप में या किसी और रूप में उसको मानना पड़ता है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन। देखिए बोर्ड पर हमारा टॉपिक लिख लेते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग और परिवर्तन होता है वो भी आपको इधर बोर्ड पर लिख रखा है ताकि आपको समझ में आए। वैसे दोस्तों, आपको याद होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन सीखना चाहते हैं तो ये सब आपको याद भी करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि आपको याद नहीं होगा, याद करने का आप प्रयास कर रहे होंगे, इसलिए हमने ये चीज़ें पहले एडवांस में लिख रखी हैं। दोस्तों, सपोज करो एक वाक्य आता है आपके सामने, जैसे कि He has given me a pen। दोस्तों, हमने आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं हम आपको कि किसी वाक्य में आपको ये पता लगाना है कि उस वाक्य में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट है। तो आपको करना ये है कि जो भी शब्द है, जैसे कि मान लो आपको पता लगाना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्या या किसी से उसका प्रश्न कराइए और जो शब्द उसका उत्तर देता है वही उसका ऑब्जेक्ट होता है। जरा एग्जांपल के लिए मैं हिंदी में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी वाक्य में लिखा हुआ है, रमेश ने एक पेन सुरेश को दिया। रमेश ने एक पेन सुरेश को दिया। दोस्तों, ये आपका वाक्य है। अब हमको पता लगाना है कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है। देखिए, रमेश ने, ये तो इसका सब्जेक्ट है। अब देखिए, सुरेश को दिया, ये क्या है? क्रिया है ना? ये आपको क्रिया है, या इसको आप इंग्लिश में वर्ब कह सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों, यहाँ पर दो शब्द आए हुए हैं, एक पेन और सुरेश। इनमें हम किसको ऑब्जेक्ट माने और किसको ऑब्जेक्ट मानेंगे? दोस्तों, अब हम इसमें क्या क्या प्रश्न कराते हैं, क्या शब्द से, तो प्रश्न क्या बनेगा वो देख लीजिए। क्या से प्रश्न बनाएंगे? तो रमेश ने सुरेश को क्या दिया, ये आपका प्रश्न बन गया। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताओ? रमेश ने सुरेश को एक क्या दिया? रमेश ने सुरेश को क्या दिया? दोस्तों, आपका आंसर होगा एक पेन। आपका आंसर होगा एक पेन। तो ये इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब इसी का हम किसी से प्रश्न बनाते हैं, तो किसी से प्रश्न कराइए। रमेश ने एक पेन किसे दिया, ये आपका प्रश्न बना। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, रमेश ने एक पेन किसे दिया? किसे दिया? आपका आंसर होगा सुरेश को। ये आपका आंसर हो गया सुरेश को। दोस्तों, सुरेश भी इसका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप देखिए, एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो रहे हैं। एक ही वाक्य में एक आपका एक पेन के रूप में भी ऑब्जेक्ट है और एक आपका सुरेश को भी इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों, फिर हमें समस्या इस बात की होगी कि दो ऑब्जेक्ट होंगे तो ये तो है नहीं कि दोनों शब्दों को आगे रख दें।
एक को हमको पीछे रखना पड़ेगा और एक को आपको आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट को तो एक साथ रख ही नहीं सकते, तो फिर क्या करें? देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो वाक्य होता है, जैसे अब इसी को ले लीजिए, ही हैज गिवन, सॉरी इसमें माफ करना, इसमें एन नहीं लगा हुआ है, ही हैज गिवन मी ए पेन। दोस्तों ही हैज गिवन मी ए पेन दे रखा है, तो देखिए इसमें मी भी ऑब्जेक्ट है और ए पेन भी ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट है और पेन भी ऑब्जेक्ट है, तो हम इसको किसको मेन ऑब्जेक्ट माने, क्या माने? तो दोस्तों इसमें एक बात होती है कि जो पेन जो वस्तु के रूप में कोई व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो व्यक्ति डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो व्यक्ति के रूप में होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये आपको एक नॉलेज वाली बात है जो आपको याद रखनी है। दोस्तों आपको हमने ये जो एग्जाम्पल दिया है ये आपकी समझ के लिए था, इसको नोट करना इतना जरूरी नहीं, इसलिए हम इसको साफ कर रहे हैं। हम वापस अपने वाक्य पर आते हैं जिसको हमको अभी चेंज करना है। देखिए यहां पर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दोस्तों आप दोनों में से किसी को भी आगे लेकर के आपका एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि हम मी को पहले ले लेते हैं, मी को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, मेन ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो देखो दोस्तों पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये एक्टिव से पैसिव का फॉर्मूला होता है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें दोस्तों, अब मी को आप मेन मान रहे हो, तो मी को देखो किससे बदलते हैं दोस्तों, ये आपकी प्रोनाउन की टेबल है, आई को किसमें बदलते हैं? मी में, और मी को किसमें बदलते हैं? आई में। तो दोस्तों आपने मी को किसमें बदल दिया? आई में बदल दिया। इसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बदलने से पहले देखिए कि यहाँ पर हैज दे रखा है, क्या दे रखा है? हैज। दोस्तों हैज ऐप को किसमें बदलते हैं? यहाँ लिखा हुआ है हैज ऐप को बदलते हैं हैज बीन या हैव बीन में। तो आपने बदल दिया आई को, अब आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा, तो आपने लिख दिया हैव बीन। फिर देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म, अब गिवन तो पहले से ही दे रखा है, तो गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो अदर वर्ड्स के स्थान पर जो जगह खाली पड़ी हुई, वैसे अदर वर्ड्स नहीं है ये, अब क्या बच रहा है? आपने मी को तो आई ले लिया, आगे ले लिया, तो अब क्या बच रहा है? ए पेन दे रखा है, तो आप लिख देंगे ए पेन, ठीक है ना। आई हैव गिवन ए पेन, फिर वाई आ जाएगा। अब सब्जेक्ट के रूप में कौन है? ही, तो ही का क्या बदलता है दोस्तों? ही का देखिए क्या बदलता है? ही का बदलता है हिम, तो ये आपने बदल दिया हिम। तो इस प्रकार से आपका ये जो वाक्य है वो एक्टिव से पैसिव बदल गया। तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जिसको आप मेन ऑब्जेक्ट मान रहे हैं उसको आगे ले लीजिए और जिसको नहीं मान रहे उसको पीछे रख लीजिए। हाँ, इसमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने सोचा कि भाई मी को मेन ऑब्जेक्ट नहीं मान रहा, मैं तो ए पेन को मानूंगा, तो कोई बात नहीं, ए पेन को आगे ले लीजिए, ये आपने ले लिया ए पेन। अब देखिए यहाँ हैज को किसमें बदलते हैं? हैज को किसमें बदलते हैं? हैज या हैव को बदलते हैं हैज बीन या हैव बीन में। दोस्तों ए पेन एक वचन है इसलिए क्या आएगा? हैज बीन आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्रिया की थर्ड फॉर्म गिवन की गिवन रहेगी। अब देखिए आपने ए पेन को आगे ले लिया, अब क्या बच रहा है? मी, तो देखिए ए पेन हैज बीन गिवन टू मी, यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा अगर आपने वस्तु के रूप में आगे लिया है तो, टू मी। फिर देखिए बाय और ही का क्या हो जाएगा? हिम। तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना है, अगर आप व्यक्ति के रूप में जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेते हैं तो आपको वस्तु के रूप में जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है, लेकिन अगर आप कोई वस्तु के रूप में ऑब्जेक्ट को मेन मान लेते हैं तो डेफिनेटली आप जिसको आप पीछे ले रहे हो उसके आगे आपको टू लगाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में। तो दोस्तों ये डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है। तो इस प्रकार से आपको हमने आज डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य बताया है, और इसके अलावा आपके डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य हैं उनको भी आप इसी प्रकार से बनाएंगे। हाँ, ध्यान रखना है जैसे हु वाला वाक्य जाता है, जैसे मान लीजिए किसी वाक्य में हु आ जाता है तो उसको आप बाय हुम से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? बाय हुम से स्टार्ट करेंगे, बाकी तरीका वैसा का वैसा रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ आपके इंपरेटिव सेंटेंस भी होते हैं जिनको आप बता देते हैं आपको। जैसे कि मान लो ये तो आपका डबल ऑब्जेक्ट वर्ड की वाली बात क्लियर हो चुकी है। अब जरा इंपरेटिव सेंटेंस को और देख लीजिए जो आपके एक्टिव से पैसिव में बदलाव के लिए आते हैं, वो और समझ लीजिए आप। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस की क्या पहचान होती है आपको हम पहले बता चुके हैं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, डोंट आया हुआ है या प्लीज या काइंडली आया वाक्य की शुरुआत में, तो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे मान लो इनका एक तरीका रहता है, जैसे मान लो अगर किसी वाक्य में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सबसे पहले आई हुई है तो आप उसको ऐसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड
यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, है ना, फिर और आपका जो भी ऑब्जेक्ट अदरवर्ड्स जो भी आया हुआ है वो ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। अगर आपके डोंट आया हुआ है किसी वाक्य में सबसे पहले, अच्छा इसको दो तरीके से बना सकते हैं, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस आपके अदर वर्ड्स। जरा इनके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका वाक्य आया ओपन द डोर, क्या आया हुआ है वाक्य, ओपन द डोर आया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे देखिए। तो आपने लगा दिया लेट, फिर देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है इसमें, द डोर, लेट द डोर, इसके बाद बी, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो क्रिया क्या है ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपनड, ठीक है ना। और कुछ है तो लिख दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो ये बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाले आपको इस तरीके से बनाने हैं। अब जरा दोस्तों आपको फॉर्मूले जो दे रखे हैं उनको थोड़ा सा डार्क आपके ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं ये फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला है और उसके ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे मान लो किसी वाक्य में डोंट आपका डोंट आया हुआ है, डोंट से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। देखिए डोंट का फॉर्मूला ये रहेगा कि एक तो आप ये लिख सकते हैं यू आर रिफ्यूज्ड टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, जो भी चीज़ें आई हुई हैं वो लिख देंगे आप। और एक तरीका ये भी है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, जो भी आया हुआ है वो आप लिख देंगे, ठीक है ना। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए जैसे इसको हम उदाहरणों को लेते हैं आपके ब्लू मार्कर में। जैसे कि आपका वाक्य है डोंट, अब जैसे इसमें दो तरीके की बात होती है, जैसे डोंट ओपन द डोर। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको ऐसे बनाएंगे लेट द डोर, है ना। इसको हम इस तरीके लेट वाले फॉर्मूले से बना रहे हैं, लेट द डोर नॉट बी, क्रिया की थर्ड फॉर्म क्या है ओपन, ओपनड, और कुछ और बच रहा है तो लिख दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए वाक्य कैसा भी आ जाता है दोस्तों, जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता रहे हैं, वाक्य इस प्रकार का भी आ सकता है कि जैसे कि उसने कहा डोंट मेक नॉइस। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का अगर कोई वाक्य है तो आपको बनाना है यू आर रिक्वेस्टेड वाली फॉर्मूले से। तो क्या बनेगा यू आर रिफ्यूज्ड टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या मेक, टू मेक नॉइज। अब हम कैसे अंतर करेंगे कि साहब डोंट वाला लेट वाला फॉर्मूला लगाएं कि यू आर रिफ्यूज्ड वाला फॉर्मूला लगाएं। दोस्तों अगर उस वाक्य में कोई वस्तु के रूप में ऑब्जेक्ट दे रखा है, जैसे मान लो ये डोर दे रखा है, तो इसको आप लेट से बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य में जैसे डोंट मेक नॉइज, अब इसमें कोई वस्तु नहीं है, नॉइज एक प्रकार का कोई आपको दिख नहीं रहा है, कोई चीज आर्टिकल या कोई वस्तु दिख नहीं रही है, तो यहाँ पर तो डोर में तो दिख रहा है। तो जब भी आपको दिखने वाली कोई वस्तु दिखती है, मतलब कोई ऐसी वस्तु के रूप में वस्तु है जो दिख रही है, ऑब्जेक्ट के रूप में आई हुई है, तो आप उसको लेट से बनाएंगे। और अगर उस वाक्य में आपका कोई ऐसा शब्द आया हुआ है जो ओरिजिनल में दिखता नहीं है, जैसे नॉइज है तो दिख रहा है क्या, तो नहीं दिखता है, कोई हकीकत में कोई वस्तु नहीं है, तो ऐसे वाक्य को आपको यू आर रिफ्यूज्ड के फॉर्मूले से बनाना है। इसी प्रकार से ये भी आपका यू आर ऑर्डर टू है, तो उसमें भी आपको अगर किसी को आदेश दे रहे हैं तो यू आर ऑर्डर टू का यूज कर लो। और अगर कोई वस्तु के रूप में चीज़ है, जैसे मान लो ये द डोर वाला है, इसमें वस्तु दे रखी है, तो इसमें फिर के नाम से आपको जो है लेट वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। अब आती है बात आपकी प्लीज। जैसे कि मान लीजिए किसी वाक्य में शुरुआत में प्लीज आ गया या काइंडली आ गया, तो आप उसको कैसे बनाओगे। दोस्तों अगर किसी वाक्य में शुरुआत में प्लीज या काइंडली आ चुका है, तो उसका तरीका ये जो रहेगा, फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा यू आर रिक्वेस्टेड प्लस टू प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड्स वाक्य में आए हुए हैं। वैसे ऑब्जेक्ट बहुत कम आते हैं। देखिए जैसे कि आपका, अब इसी को हम एक एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे प्लीज गिव योर
पेन, इस वाक्य को आपको बदलना है एक्टिव से पैसिव में। तो देखो फॉर्मूला आजमाएं हम कि यू आर रिक्वेस्टेड, तो आपको लिखना ही लिखना है फॉर्मूले के मुताबिक, यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा ये स्पेलिंग गलत हो गई, इसको सही कर देते हैं थोड़ा सा, लिखने में मतलब गलती तो नहीं है लेकिन वो दिख नहीं रहा है ठीक से। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में गिव, तो ये गिव आ गया आपका। इसके बाद ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, योर पेन एक ही चीज़ है, तो योर पेन। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ आई हुई है, ऑब्जेक्ट आया, अदर वर्ड्स आया, उसको लिख देते हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले जो हैं इनको हम थोड़ा सा फिर हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। इसको हम थोड़ा सा ब्लैक मार्कर से ही लिख देते हैं इसको, या ब्लैक मार्कर से हाईलाइट कर देते हैं, आपको ये फॉर्मूला अलग दिखाई देगा। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आई हुई है तो आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है ना, ये फॉर्मूला रहेगा, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इसका फॉर्मूला है। और इसको आप लेट के तरीके से ही बना सकते हैं। देखो यहाँ पर एक और एरो लगा देते हैं, तो ये लेट वाले फॉर्मूले से ही बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के फॉर्मूले हैं। ये आपका डोंट का फॉर्मूला है, ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का फॉर्मूला है, और ये आपका प्लीज या काइंडली का फॉर्मूला है। दोस्तों ये फॉर्मूला से इनको बनाना बड़ा आसान है, इसमें ज़्यादा हमको माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने आपको एक तो डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदला जाता है वो भी बताया है, और साथ ही साथ आपको बताया है कि आपके अगर किसी वाक्य में इंपरेटिव सेंटेंस है, जैसे इंपरेटिव सेंटेंसेज हैं, तो या तो वो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या डोंट से शुरू होगा, या प्लीज या काइंडली से शुरू होगा, तो उनकी इस प्रकार के फॉर्मूलेज रहेंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हमारी बात यहीं तक सीमित रहेगी, फिर किसी नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे होंगे और इनको शेयर भी कर रहे होंगे। दोस्तों आपके वीडियोज़ के द्वारा जो शेयर किया जाता है, शेयर आपके द्वारा जो किया जाता है, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों इनको जरूर शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी हैं उनका लाभ ले सकें, और साथ ही साथ वंस अगेन आपको धन्यवाद देंगे, आपको थैंक यू कहेंगे कि आपने हमारे वीडियोज़ को देखा और उनको आगे बढ़ाया। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। हैव ए नाइस डे।